आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे गीत की गहराई में उतरेंगे जो दशकों से हम सबके दिलों में बसा हुआ है। एक ऐसा गीत जो भारत की आत्मा को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ता है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने अपने शब्दों में पिरोया है। हम बात कर रहे हैं कॉर्नेलिया का गीत की। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सुनिए तो इन पंक्तियों को, कितनी गहराई है ना? ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो एक एहसास है। पर ऐसी क्या बात है जो इस गीत को इतना खास, इतना यादगार बना देती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस गीत की खासियत को समझने के लिए सबसे पहले उस महान शख्सियत को जानना जरूरी है जिन्होंने इन शब्दों को रचा। तो हम बात कर रहे हैं छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी का जीवन अगर देखें तो त्रासदियों से भरा हुआ था। बहुत कम उम्र में परिवार को खो दिया, अपनी पत्नियों को खो दिया और उन पर भारी कर्ज भी था। लेकिन यही बात तो उन्हें महान बनाती है। सोचिए, इतने दुखों के बावजूद उनकी रचनाओं में सौंदर्य, प्रेम और उम्मीद की एक ऐसी धारा बहती है जो कभी टूटती नहीं। और देखिए, प्रसाद जी ने खुद ही कितने सुंदर तरीके से अपनी कला को समझाया। उनके लिए कविता सिर्फ बाहर की दुनिया का वर्णन नहीं थी, बल्कि ये कवि के अपने अंदर के दर्द और अनुभव से निकली एक गहरी, सच्ची भावना थी। और बस यही तो छायावाद का मूल सिद्धांत था। तो प्रसाद जी को समझने के लिए उस साहित्यिक आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है, जिसके वो कह सकते हैं एक आधार स्तंभ थे। चलिए छायावाद को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो छायावाद भारतीय स्वच्छंदतावाद यानी इंडियन रोमांटिसिज्म था। ये वो दौर था जब कविता में प्रकृति को सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा गया। एक ऐसी शक्ति जो मन को सुकून देती थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? छायावाद के ये सारे तत्व, प्रकृति से प्रेम, अध्यात्म, अपनी पहचान की खोज और उस समय की राष्ट्रीय चेतना, ये सब कुछ हमें कॉर्नेलिया के गीत में साफ साफ दिखाई देता है। कह सकते हैं कि ये वही ईंटें हैं जिनसे इस खूबसूरत गीत की इमारत बनी है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी के साथ हम गीत पर वापस लौटते हैं। अब हम ये तो जान गए हैं कि इसे किसने और किस दौर में लिखा, तो अब सीधे गीत की दुनिया में ही चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, भारत की इतनी खूबसूरत तारीफ करने वाला ये किरदार आखिर है कौन? कोई भारतीय राजा या शायद कोई स्वतंत्रता सेनानी? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये गीत एक यूनानी राजकुमारी कॉर्नेलिया गा रही है। जी हां, एक विदेशी। असल में ये गीत प्रसाद जी के बहुत मशहूर नाटक चंद्रगुप्त का हिस्सा है। कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है और वो सिंधु नदी के किनारे बैठकर भारत की सुंदरता को देखती है और फिर ये गीत गाती है। अब ये बात बहुत जरूरी है कि भारत की ये तारीफ कोई बाहरी व्यक्ति कर रहा है। इससे ये प्रशंसा सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक श्रद्धांजलि बन जाती है। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि कौन, क्या और क्यों। तो आइए अब कविता की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि प्रसाद जी ने भारत की पहचान को कैसे बनाया है। इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। इस गीत में भारत के 5 मुख्य चित्र उभर कर आते हैं। पहला, ये एक ऐसी जमीन है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। दूसरा, ये हर अनजान को सहारा देती है। तीसरा, इसका प्राकृतिक सौंदर्य कमाल का है। चौथा, यहाँ के लोग करुणा से भरे हैं। और पांचवा, इसकी संस्कृति महान और बहुत गहरी है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की पहली किरणें जब खिले हुए कमलों पर पड़ती हैं और पेड़ों की चोटियां हवा में ऐसे झूमती हैं मानो नाच रही हों। ये उस देश की सुबह का नजारा है जो सुंदरता के साथ जागता है। और ये पंक्ति ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि भारत सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए एक घर जैसा है। यहाँ तक कि दूर से उड़कर आने वाले पंछी भी जब इस तरफ आते हैं तो उन्हें ये अपना प्यारा घोंसला लगता है, एक ऐसा घर जो सबको अपनाता है। ये पंक्ति तो सीधे भारत की आत्मा को छूती है। यहाँ आंसुओं से भरे बादल भी दरअसल करुणा के जल से बने हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी भूमि है जहाँ दुख और दर्द का सामना गहरी हमदर्दी और दया के साथ किया जाता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर आखिर हमें कहाँ ले जाती हैं और कैसी एक गहरी विरासत बनाती हैं। नाटक में कॉर्नेलिया सिर्फ ये गीत ही नहीं गाती, बल्कि वो यह भी कहती है। वो भारत को सपनों का देश कहती है, त्याग और ज्ञान का पालना कहती है और प्रेम की रंगभूमि कहती है।
इससे पता चलता है कि गीत के पीछे कितनी गहरी बौद्धिक और भावनात्मक प्रशंसा छिपी है। और फिर आती है ये क्लाइमैक्स लाइन। कॉर्नेलिया कहती है कि दूसरे देश इंसानों की जन्मभूमि हो सकते हैं, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। यही तो इस गीत का आखिरी संदेश है, जो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। ये भारत को एक देश से ज्यादा एक विचार के रूप में दिखाता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से होती है, या उन मूल्यों और आदर्शों से जो वो पूरी दुनिया को देता है? कॉर्नेलिया का गीत तो यही बताता है कि सच्ची पहचान आदर्शों में ही होती है। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है।